A very good evening to everybody. Welcome to An Academy. मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के करंट अफेयर क्विज सीरीज में। सो गाइस, यहाँ पर आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे ऑफ 17 अप्रैल। ठीक है, एमपी का एक लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे मैप्स के थ्रू, और पिछले दिन मतलब कल हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 से 10 क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, उसमें से कुछ 5 क्वेश्चंस का हम लोग रिविजन यहाँ पर करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, या जो प्रोबेबिलिटी है जिनकी ज्यादा कि वो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर किस विभाग की एक पहल है? कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी और मत्स्य पालन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, या फिर राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग। अब ये जो ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर है, इसको क्यों बनाया गया है? बेसिकली जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने रिसेंटली अभी एक कॉल सेंटर यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, जहां पर ये पूरा मैनेजमेंट देखेंगे उन सारी चीजों का जहां पर जो कृषि उत्पादन है, जैसे फल है, सब्जियां हैं, बीज हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, आपके फर्टिलाइजर्स हैं, जब उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको जब मूवमेंट होता है, उसका उसका जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसका पूरा कोऑर्डिनेशन, उसका पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर इन कॉल सेंटर्स के द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटे पूरे सातों दिन ये जो कॉल सेंटर है ये खुला रहेगा सारे मतलब मैनेजमेंट के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, यानी कि कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की एक पहल है। तो यहाँ पर दो जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, ये 1800, 180, 4200 और 14488, ये दो कॉल सेंटर नंबर्स हैं जहां पर इस पर कोई भी कॉल कर सकता है किसी भी समय पर थ्रू फोन या फिर लैंडलाइन, जहां पर उनका अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी अगर उनको प्रॉब्लम है, कोई भी कोऑर्डिनेशन में अगर दिक्कत आ रही है, तो वहां पर इस नंबर के थ्रू ये लोग जो है अपना सोल्यूशन देख सकते हैं या मांग सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इफ्को किसान संचार लिमिटेड के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो पूरा इस कॉल सेंटर को यहाँ पर मैनेज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो कॉल सेंटर है, यहाँ पर 10 कस्टमर एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, या 10 कस्टमर एग्जीक्यूटिव मिलकर ये पूरा जो मैनेजमेंट है ये देखेंगे, जहां पर इनकी 3 शिफ्ट रहेगी और हर शिफ्ट 8-8 घंटे की रहेगी। तो ऐसे करके 24 घंटे का पूरा जो ड्यूरेशन है वहां पर ये इनके द्वारा पूरा मैनेज किया जाएगा, दैट इज बाय द इफ्को किसान संचार लिमिटेड ऑफिसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार 2020 जीता है? ठीक है, सो ये जो 13th इंटरनेशनल प्राइज है अरब फिक्शन का 2020 के लिए, द स्पार्टन कोड नॉवेल, उसके लिए जो अब्देलोहाब असासावी है ना, आई साउई जो है, इनको ये अवार्ड जो है दिया हुआ है। काफी थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नाम है इनका, बट देन ही इज द विनर फॉर द इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरब फिक्शन। ठीक है, तो ये जो नॉवेल है ये एक बेसिकली 19th सेंचुरी की एक स्ट्रगल पर ये पूरा बेस्ड है, ये नॉवेल जो कि लिखा हुआ है इन शख्सियत ने जिनका नाम है अब्देलोहाब असासुई, और इन्होंने 13वां जो अंतर्राष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार है 2020 का, वो इनको दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरे 50,000 यूएसडी का इनको यहाँ पर प्राइज मनी दिया हुआ है, और टोटल जो सिलेक्शन है वो 6 नॉवेल्स के बीच में की गई थी, जहां पर ये विजेता डिक्लेयर हुए थे, और बाकी के जो 5 नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है, जो कि जीत नहीं पाए थे, तो उन लोगों को 10,000 यूएसडी का यहाँ पर प्राइज मनी दिया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता हुआ है, मिस्टर एसा स्वीन है। ठीक है, ही इज द पर्सन। नाउ आगे बढ़े, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन, तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जो एक होता है ना बुकर प्राइज, की एनुअल जो भी नॉवेलिस्ट होते हैं या जो भी राइटर होते हैं उनको बुकर प्राइज दिया जाता है, तो वैसे ही अरब लिटरेचर में है ना, जो अरबी लेख है उसमें अगर किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है, या बहुत अच्छा उनका मतलब कोई नॉवेल या बुक अगर डिक्लेयर होती है, तो वहां पर ये प्राइज उन लोगों को दिया जाता है। ठीक है, दैट इज दी इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरबिक फिक्शन। ठीक है, सबसे पहले ये कब दिया गया था? सबसे पहले ये 2008 में दिया हुआ था, और अभी ये वापस से दिया हुआ है 2020 में।
तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो सिंडिकेट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मृत्युंजय महापात्र को किस बैंक में विशेष ड्यूटी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो अभी जैसा हम लोगों को पता है कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनका मर्जिंग हुआ है, जिनका विलय हुआ है, तो उसके बाद में ये अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर किए हुए हैं एज अ विशेष ड्यूटी अधिकारी, यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो यहाँ पर जो मृत्युंजय महापात्रा हैं, इनको कैनरा बैंक का ओएसडी अभी डिक्लेयर किया हुआ है, या रादर अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग दो लोगों की बात करेंगे जो आंध्रा बैंक के एमडी हैं, जे पाकिरिनी सामी, है ना, और सिंडिकेट बैंक के जो सीईओ हैं मृत्युंजय महापात्रा, इन दोनों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स मिली हुई है। तो जो पहले व्यक्ति हैं जय पाकिरी सामी, इनको बनाया गया है ओएसडी ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और जो मृत्युंजय महापात्रा जी हैं इनको बनाया गया है कैनरा बैंक का ओएसडी। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू कि अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मर्जिंग हुई है, इनका जो विलय हुआ है, उसके बाद ये अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं 2020 में। ठीक है, तो महापात्रा हैज बीन अपॉइंटेड, जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं होता है तब तक ये एज अ ओएसडी यहाँ पर काम करेंगे। और कुछ अगर मैं मर्जिंग की यहाँ पर बात करूं तो आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक का यहाँ पर मर्जिंग हुआ है। ठीक है, आंध्रा एंड कॉरपोरेशन बैंक का हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, है ना, दो बैंक्स का हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। वेराज सिंडिकेट बैंक का यहाँ पर मर्जिंग हुआ है कैनरा बैंक के साथ में, जिसका एप्लीकेशन मतलब फ्रॉम इफेक्टिव ऑन 1 अप्रैल 2020 से ये पूरे जो मर्जिंग्स हैं या जो मर्ज्ड बैंक्स हैं, ये अपना ऑपरेशन अभी चालू कर चुके हैं। ठीक है, सो ये दो फेमस पर्सनालिटीज हैं फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक के बारे में मैं अगर बात करूंगी तो यूबीआई का जो हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई में। ठीक है, इसके जो एमडी एंड सीईओ है उनका नाम है जी राजकिरण राय। और कैनरा बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में, और यहाँ के जो एमडी एंड सीईओ है उनका नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर। ठीक है, तो ये दो बैंक्स जिनके बेसिस पे ये हमारा क्वेश्चन बेस था, उसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर शेयर कर ली है आपके साथ। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो सहयोग ऐप को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, नीति आयोग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, सो सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है ये डेवलप किया हुआ है ई प्लेटफॉर्म, जहां पर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जियो टैग्ड एरियाज हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि जहां पर बायोमेडिकल का वेस्ट डिस्पोजल होता है, कुछ अगर हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरीज है आईसीएमआर की, है ना, कुछ हमारे कोविड-19 स्पेसिफिक या डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, तो इन सारे लोकेशंस का जो इंफॉर्मेशन है ये इस ई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा। अब इन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सरकार या जितने भी हमारे स्वास्थ्य एजेंसीज हैं वो लोग ट्रैक कर पाएंगे कि कहाँ पर लूप होल है, कहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसको कुछ सिम्टम देखा गया है, कहाँ पर हमें जाकर टेस्टिंग करनी है या उनका पूरा जो स्क्रीनिंग है वो करना है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट को यहाँ पर ये एक मदद मिलेगी, जहाँ पर वो लोग पूरा ट्रैकिंग और ट्रेसिंग को ठीक तरीके से कर पाएंगे कोविड को हटाने के लिए। ठीक है, तो लोकेशन स्पेसिफिक डेटा यहाँ पर अवेलेबल रहेगा इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है सहयोग। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि अभी सरकार को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है ताकि वो लोग प्रॉपरली ट्रैकिंग ट्रेसिंग कर पाए सारे कोविड-19 पेशेंट्स की, इस वजह से ये सहयोग ऐप अभी बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ट्रेसिंग भी होगी, पब्लिक अवेयरनेस भी की जाएगी, और सेल्फ असेसमेंट पर्पसेस, मतलब अगर कोई व्यक्ति से खुद को टेस्ट करना चाहता है कि वो पॉजिटिव है या कोई सिम्टम्स तो नहीं है, तो जैसे आरोग्य सेतु में सारे फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स यहाँ पर भी इस एप्लीकेशन पे, इस ई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलिएगा, सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है जिसकी स्थापना हुई है 1767 में, और सबसे पुराना जो वैज्ञानिक विभाग है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट इज सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स है देहरादून में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? देहरादून। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है कि जॉन हॉटन कॉनवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉनवे को एक सेल्यूलर ऑटोमेटन को विकसित करने के लिए जाना जाता है जिसे कॉनवे के गेम ऑफ लाइफ के रूप में जाना जाता है, और वे एक अंग्रेजी गणितज्ञ थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप नाम देख पा रहे हैं जॉन हॉटन कॉनवे, ये एक गणितज्ञ थे, ये बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने एक सेल्यूलर ऑटोमेटन, ऑटोमेटन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने रोबोट्स देखा होगा, है ना, अगर उनका
जो डिजाइनिंग है वो ऐसे किया जाता है जैसे कोई इंसान हो, है ना, कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसी मशीन, स्पेशली रोबोट जैसी, जिसको एक ह्यूमन बीइंग का टच देकर बनाया जाए, है ना, एक ह्यूमन बीइंग जैसा या एक इंसान जैसा उसको लुक देकर अगर बनाया जाए तो उसको ऑटोमेटन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, जहां पर इसी व्यक्ति ने या कॉनवे ने ही एक सेल्यूलर ऑटोमेटन यहाँ पर डिजाइन किया हुआ था और उसको नाम दिया हुआ है कॉनवेज गेम ऑफ लाइफ, और वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है, एक अंग्रेजी गणितज्ञ थे। तो उनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है। 11 अप्रैल 2020 को कोविड 19 की वजह से, कोरोना के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई है। 82 ईयर्स के थे वो, जिन्होंने ये ऑटोमेटन अभी डिजाइन किया हुआ था। ठीक है, उसका नाम क्या था? इट वॉज कॉनवेज गेम ऑफ लाइफ। ओके, नाउ आगे और हम लोग अगर देखेंगे तो इनको इनके मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन की वजह से रॉयल सोसाइटी जो लंदन में है, वहां पर एज अ फेलो, फेलो हम बोल सकते हैं कि एक उनको मेंबर वहां पर अपॉइंट कर लिया गया था लंदन में इन 1981। और अमेरिका का जो अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस है, वहां पर भी इनका जो दखल है वो हो गया था 1992 में, है ना, वहां पर इनको शामिल किया गया था। तो इनके योगदान, इनके मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन की वजह से ये सारे जो इम्पॉर्टेंट रिकग्निशन हम बोल सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कमाए हैं, बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, सो ही इज द पर्सन मिस्टर जॉन हॉटन कॉनवे, जिनका अभी 11 अप्रैल 2020 को निधन हुआ है। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने समुद्री में कई कम दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है? ईरान, चीन, उत्तर कोरिया या फिर अमेरिका? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है, उन्होंने समुद्र में जो बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस जो मिसाइल्स होती हैं, एंटी शिप्स जो मिसाइल होती हैं, उसका यहाँ पर जो लॉन्च है ना, जो आपका परीक्षण है वो यहाँ पर किया हुआ है। तो नॉर्थ कोरिया में ये टेस्ट किया गया था एज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, है ना, एक मिलिट्री एक्सरसाइज की तरह। यहाँ पर 14 अप्रैल को यहाँ पर ये जो क्रूज मिसाइल्स का टेस्टिंग है वो यहाँ पर किया गया था। एंड दीज आर शॉर्ट रेंज, मतलब कि वो फायर की जा सकती है समुद्र में, और बिल्कुल शॉर्ट रेंज, बहुत लंबा जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर तय नहीं किया जाएगा इन मिसाइल्स के द्वारा, बट इट विल बी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। ठीक है, तो ये जो टेस्टिंग की गई थी मिसाइल्स की, ये की गई थी किम टू सूंग के बर्थ एनिवर्सरी पे। अब ये जो व्यक्ति हैं, अभी जो फिलहाल नॉर्थ कोरियन लीडर हैं किम जोंग, उनके दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर थे मिस्टर किम टू सूंग, जिनका 14 अप्रैल को ही बर्थडे था। और उसी चीज को यहाँ पर ऑब्जर्व या काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि याद उनको करते हुए ये जो टेस्टिंग है मिसाइल्स की वो यहाँ पर की गई थी। ठीक है, अब ये देखा गया था कि जो मिसाइल है ये 150 किलोमीटर तक जाने में सक्षम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साउथ कोरियन ऑफिशियल्स, सेवरल मिसाइल्स हैव बीन टेस्टेड बाय नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी दूसरी मिसाइल्स भी हैं जो कि नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में या कुछ साल पहले जो है टेस्ट किया हुआ है। एंड दीज मिसाइल्स, अभी ये जो मिसाइल्स की टेस्टिंग हुई है वो की गई थी सुखोई जेट के द्वारा। ठीक है, सो सुखोई जेट के बारे में अगर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दूं, तो ये एक फाइटर जेट है। सुखोई एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जिसको सोवियत संघ ने बनाया हुआ था 1955 में। हमने अगर सुना हो कि इंडियन एयरफोर्सेस ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो अटैक किया था इंडिया ने 1971 में, वहां पर भी ये सुखोई जेट का यूज हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान की, चेकोस्लोवाकिया की, अल्जेरिया की, इराक, इजिप्ट, इंडिया, पोलैंड, सीरिया, ये सारे हमारी कुछ नेशंस हैं जहां पर ये एयरक्राफ्ट को अभी करेंटली यूज किया जा रहा है, दैट इज सुखोई जेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र बन गया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट क्वारंटीन सेंटर फॉर एनिमल्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हमारा उत्तराखंड में है, वो अभी एक फर्स्ट क्वारंटीन पार्क बन गया है एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पुराना ये एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है उत्तराखंड में, और वो पहला अभी क्वारंटाइन सेंटर बना है एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर अभी 10 क्वारंटीन सेंटर्स हैं जो पूरे कॉम्प्लेक्स में अभी बनाए हुए हैं, जहाँ पर अगर कोई भी एनिमल या कोई भी जानवर अगर सस्पेक्ट किया जा रहा है कि हाँ उनको कोरोना वायरस का सिम्टम है, तो उनको वहां पर आइसोलेट या उनको जो है पूरा क्वारंटीन मोड में वहां पर रखा जाएगा। ठीक है, अब ह्यूमंस के बाद में ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो अभी थ्रेट है वो टाइगर्स को है। इसीलिए इंडिया में भी जितने भी हमारे मेजर कंजर्वेशन अथॉरिटीज हैं, उन्होंने सारे जू, सैंक्चुरीज, सबको ये ऑर्डर दिया हुआ है कि विशेष रूप से ध्यान रखना है सारे टाइगर
एनिमल्स का, है ना, टाइगर्स का, और कुछ भी अगर उनको सिम्टम देखा जाता है या कोई भी अगर सस्पेक्शन रहता है तो इमीडिएटली उनको वेटेरिनरी हॉस्पिटल्स में ट्रीट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उनको पूरा अलर्ट किया गया है कंट्री के द्वारा, अलग अलग सैंक्चुरीज में, फॉरेस्ट में, जूज में बोला गया है कि क्योंकि अभी हमने जैसा सुना होगा कि नादिया जो एक ब्रोंक्स जू में है ना, यूएसए में जो ब्रोंक्स जू है वहां पर एक टाइगर की मौत हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो उसी चीज को देखते हुए अभी जो एनटीसीए है उन्होंने अलर्ट किया है सभी जोन्स को, रादर सारे सैंक्चुरीज, फॉरेस्ट और जू वालों को, कि आप लोग भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर कुछ भी सस्पेक्शन देखा जाता है किसी टाइगर में तो उसकी सूचना देनी है और फटाफट से या बिल्कुल प्रायोरिटी पे उन लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो चालू करवाना है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उत्तराखंड में, और सबसे पुराना ये नेशनल पार्क है इंडिया का। ठीक है, जो 1936 में स्थापित हुआ था। सबसे पहले इसका जो नाम था वो था हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये क्यों रखा गया था? जिम कॉर्बेट नाम के एक व्यक्ति थे जिनका बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन देखा गया है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना, यानी कि जो वन्य जीव का संरक्षण होता है उसमें उनका काफी अच्छा योगदान रहा है, और इसी के लिए जो नाम है नेशनल पार्क का वो उनके नाम पर रखा हुआ था, हु इज मिस्टर जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो काफी एक यहाँ पर जो अलग अलग वृक्ष की प्रजातियां, स्तनधारियां, है ना, स्तनधारियों की जो 50 प्रजातियां हैं, 580 पक्षी प्रजातियां हैं, उसके साथ साथ में बहुत सारे और दूसरे आपके मैमल्स, बहुत सारे यहाँ पर प्लांट और एनिमल किंगडम आपको देखने को मिलेंगे, विच इज अ पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सो एक अच्छा खासा यहाँ पर जैव विविधता देखा गया है, विच इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ओके, 8वां क्वेश्चन है कि कृषि ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम ने 14 अप्रैल 2020 को कितने वर्ष पूरे किए हैं? ठीक है, एग्रीकल्चर ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स ऑन 14 अप्रैल 2020? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 2016 में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी, और अभी 2020 को इसको पूरे 4 साल अभी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सो एग्रीकल्चर ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल जो है ई नाम, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, तो उन्होंने 4 साल अभी यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, जिसकी स्थापना हुई है 2016 में। ठीक है, सो SFAC जो स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चरल बिजनेस एसोसिएशन है वो इस एजेंसी को मतलब ये एक एजेंसी है जो लीड करता है इसको। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल वेलफेयर के अंडर ये पूरा जो ई नाम है इसकी फंक्शनिंग रहती है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये 2016 में चालू किया गया था, जिसको अभी 4 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 585 मंडीज है ना, जितने भी हमारे राज्य हैं, करीब 15 से 16 राज्यों की जो मंडी है, और कुछ हम लोग अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज की, तो वहां पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन सभी मंडी का, इन सारे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की जो मंडीज हैं उनका ऑनलाइन मतलब एक एग्जिस्टेंस यहाँ पर आप देख पाओगे विद द हेल्प ऑफ ई नाम। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिजिटल मोड, डिजिटल ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो किसान है वो अपना उत्पादन ऑनलाइन बेसिस पे भी प्रमोट कर सकें, उसको सेल कर सकें, इस वजह से ये ई नाम जो एक इनिशिएटिव है वो यहाँ पर चालू किया गया था, है ना, फॉर द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव द फार्मर एक्सेस टू मेनी मार्केट्स। ठीक है, ताकि मतलब किसान जो है वो मल्टीपल मार्केट्स में रीच कर पाए, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के, अलग अलग सिटीज के मार्केट्स को रीच कर पाए। इस वजह से ये ई नाम इनिशिएटिव चालू किया गया था, जहां पर इसका विजन था वन नेशन वन मार्केट। ठीक है, मतलब एक लिमिटेड जोन नहीं होना चाहिए फार्मर्स के लिए, वहां पर उन लोगों को एक बड़ा या वाइड प्लेटफॉर्म मिले ट्रेडिंग के लिए। इस वजह से ये इनिशिएटिव जो है वो लागू की गई थी। सो ऑलमोस्ट मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा जो फार्मर्स हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर इनका कोई चार्ज नहीं लगता है रजिस्ट्रेशन के लिए, फ्री ऑफ चार्ज ये लोग रजिस्टर कर सकते हैं इस पोर्टल पे और मार्केट से कनेक्टेड रह सकते हैं अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ठीक है, चलिएगा 9th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बना है जिसने आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू किया है? ठीक है, पूल परीक्षण क्या हो जाएगा? कोविड-19 के लिए जो पूल आपका टेस्टिंग है, वहां पर ऐसा होता है कि जैसे 10-10 लोगों की बैच बना दी जाती है, ठीक है, और सबका एक साथ सैंपल ले लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 लोगों का मैंने सैंपल इकट्ठा किया, अब उस पूरे इकट्ठे सैंपल को मैं टेस्ट करूंगी।
अब अगर वो पूरा सैंपल नेगेटिव आता है, मतलब मैं ये श्योर हूँ कि वो 10 लोग नेगेटिव हैं। अब अगेन कोई बैच मैंने 10 लोगों का उठाया, जहां पर अगर पॉजिटिव आ गया, वो पूरे पूल का जो सैंपल है वो अगर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर मैं एक एक करके वहां पर टेस्ट करूंगी लोगों को कि भैया किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है। तो ऐसा एक मेथड यहाँ पर अभी चालू किया गया है इंडिया में, जो कि चालू किया गया है अभी किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, यूपी में ये जो पूल परीक्षण है, पूल जो टेस्टिंग है कोविड-19 के लिए, वो अभी अप्रूव की गई है आईसीएमआर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने अभी उत्तर प्रदेश को अलाउ किया है कि वो पूल टेस्टिंग कर सकते हैं कोविड-19 का। जो प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया वही यहाँ पर फॉलो की जा रही है। ठीक है, जिससे कि टाइम भी कम लगेगा, और मतलब अगर नेगेटिव आता है तो एक साथ 10 लोगों का लॉट जो है वो उनकी टेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है ना। तो पूल टेस्टिंग अभी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि काफी जो टेस्ट नंबर है वहाँ पे, केसेस, नंबर ऑफ केसेस वहाँ पर अभी बढ़ गए हैं। ठीक है, इट हैज कम टू 558 नाउ, और इसीलिए भी पूल टेस्टिंग को यहाँ पर अडॉप्ट किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर टेस्ट किया जा सके, और अगर कोई पॉजिटिव डिक्लेयर होता है तो अकॉर्डिंगली उनको क्वारंटीन किया जाए और उनके लिए ट्रीटमेंट जो है वो चालू किया जाए उनके लिए। ठीक है, तो 558 केसेस जो अभी यूपी में आए हैं उसमें से 307 केसेस आर रिलेटेड टू तबलीगी जमात। ठीक है, तबलीगी जमात के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, जिन्होंने बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रखा है पूरे देश भर में, विश्व भर में। ठीक है, जहां पर जो मैक्सिमम केसेस हम लोग देख पा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दीज पीपल। ओके, चलिए, सो पूल टेस्ट मेथड जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रोसेस, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग एक बार इसको प्लीज पढ़ सकते हैं कि बैच बना दिए जाते हैं, अलग अलग सेगमेंट, मतलब 10-10 लोगों का या से 12-12 लोगों का ग्रुप यहाँ पर बना दिया जाएगा, और एक सभी का एक साथ सैंपल लेकर उसको टेस्ट किया जाएगा। अगर वो पूरा सैंपल नेगेटिव आता है, मतलब वो 10-12 लोग नेगेटिव हैं, उनको हम लोग अलग अलग से टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक टाइम की बचत के लिए, कॉस्टिंग को यहाँ पर कम करने के लिए, ये जो पूल टेस्ट मेथड है, और ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो पाए टेस्टिंग का, इस वजह से ये जो पूल टेस्ट मेथड है वो यहाँ पर अभी किया जा रहा है यूपी में। चलिए, 10th क्वेश्चन है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आरबीआई को निम्नलिखित में से किस मनी की अवधारणा को अपनाने का सुझाव दिया है? इज इट जेट मनी, हेलीकॉप्टर मनी, पिगी बैंक मनी, या फिर एरोप्लेन मनी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हेलीकॉप्टर मनी। ठीक है, क्योंकि अभी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया है, पैसे का फ्लो है नहीं मार्केट में, इस वजह से जो हेलीकॉप्टर मनी है, इसका मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई है, वो पैसे की छपाई करके स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी, और स्टेट गवर्नमेंट्स फिर अपने जो पूरे स्टेट में लोगों को हैं उसको बांटेंगे, या जहां पे भी जिनको भी जरूरत है, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ऑफिसेस हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स हैं, वहां पर वो फ्लो जो है वो चालू किया जाएगा। क्योंकि एकदम से पैसे का फ्लो अभी बढ़ना मार्केट में, इट विल टेक टाइम, तो इस वजह से ये हेलीकॉप्टर मनी का जो कंसेप्ट है वो अभी रिक्वायर या डिमांड किया गया है बाय दिस यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो तेलंगाना सीएम है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि आरबीआई को यहाँ पर हेलीकॉप्टर मनी को अपनाना चाहिए, जहां पर जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, वो पूरा पैसा मतलब बनाएंगे, वो लोग छपाई करेंगे नोट्स की, एंड दैट शुड गेट ट्रांसफर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, और फिर स्टेट गवर्नमेंट से पूरे पब्लिक में वो पैसा जाएगा। ठीक है, सो ये यहाँ पर अभी रिलीज किया गया था किसके द्वारा? इट वॉज बाय तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। हेलीकॉप्टर मनी के बारे में अभी हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है जो कि अभी तेलंगाना ने अभी सजेस्ट किया है टू आरबीआई। सो तेलंगाना की बात अगर हम लोग करेंगे तो इसका कैपिटल है हैदराबाद, इसमें 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्रीमती तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है। ओके, सो ये अब एक क्वेश्चन था हमारा मैप से रिलेटेड, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिला होगा। ठीक है, यूट्यूब लिंक में आप लोगों को मिला होगा ये क्वेश्चन, जहां पर 2 हिंट आपको दी गई थी कि यहाँ पर ये जो लोकेशन यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये एक जलप्रपात है जिसका नाम आपको बताना है। तो ये कान्हन नदी पर है। ठीक है, कान्हन नदी जो है वो यहाँ पर ये जलप्रपात, मतलब उसी के पानी से ये जो वाटरफॉल है वो बना है, एंड यहाँ पर नारायण घाट और धनोरा गांव के करीब ये स्थित है। तो ये जो लोकेशन की मैंने बात की है, ये है आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसका सही नाम है क्या? इस वाटरफॉल का नाम क्या है? इस वाटरफॉल का नाम है लिलाही वाटरफॉल। ठीक है, लिलाही, LILAHI वाटरफॉल। ओके, सो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसको धनोरा वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। धनोरा गांव के पास में है ये, तो इसको धनोरा वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है।
और जो हमारी कान्हन नदी है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ठीक है, तो वहां का जो पानी गिरता है ये फॉर्म करता है हमारा लिलाही वाटरफॉल्स। ठीक है, इसके अलावा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आपको और भी दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस बताए थे, जैसे पाताल कोट के बारे में हमने बात की थी, जो कि कुछ मतलब 78 किलोमीटर्स दूर है छिंदवाड़ा से। ठीक है, और पातालकोट एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट है। उसके अलावा पंधुरना, पंधुरना जो एक आपका जगह है जो कि ऑलमोस्ट 60 टू 65 किलोमीटर्स की दूरी पर है छिंदवाड़ा से। ठीक है, जहाँ पर एक मतलब इम्पॉर्टेंट स्पॉट है ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज लिलाही वाटरफॉल्स विच फॉल्स इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके, चलिएगा। अब कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता दूं, तो पहला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो ये था कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सप्तपदी का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी 14 अप्रैल को, है ना, 14 अप्रैल को जो एड्रेस किया था इंडिया को कि लॉकडाउन और बढ़ाना है और 3 मई तक वो एक्सटेंड कर दिया गया है, तो वहां पर उन्होंने 7 वचनों की बात की थी, 7 स्टेप्स टू बी फॉलोड की बात की थी, 7 हम कह सकते हैं गाइडलाइंस की वहां पर उन्होंने बात की है, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सप्तपदी। ठीक है, तो ये रिलीज किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला लॉन्च की है? तो ये जो पर्यटन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उन्होंने इसको अभी लॉन्च किया हुआ है एक वेबिनार, जहां पर अभी क्योंकि कोविड के चलते लोग निकल नहीं पा रहे हैं, लोग बाहर घूम नहीं पा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर इस वेबिनार में, वेबिनार का मतलब होता है कि एक सेमिनार जो कि इंटरनेट के द्वारा किया जाए। ठीक है, तो वहां पर अलग अलग सिटीज के बारे में लोगों को बताया जाता है, वहां की प्रसिद्धि, वहां का हिस्ट्री, वहां की क्या स्पेशलिटी है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो सबसे पहला जो वेबिनार था वो था दिल्ली के बारे में, जहां पर उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया गया था, और सेकंड था कोलकाता के बारे में, है ना, 16 को, कल ही उसका एक सीरीज था, सुबह 11 से 12 12:30 तक वो रहता है, जहां पर कोलकाता की बात की गई थी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये जो श्रृंखला है वो लॉन्च की गई है। थर्ड है कि प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल को ये मनाया जाता है, जहां पर लियोनार्डो दा विंसी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस, जहां पर आर्ट और कल्चर को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन था कि किस संस्थान ने कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की जांच के लिए आयुसिंक नाम की एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित की है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने ये एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जो है यहाँ पर लॉन्च किया है कि भाई डॉक्टर्स को बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग वो लोग नहीं मेंटेन कर पाते हैं पेशेंट्स के साथ में, अगर वो लोग नॉर्मल स्टेथोस्कोप से उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, जहाँ पर उसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो, या फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक डिस्टेंसिंग के थ्रू वो जो चेकिंग है, मतलब हार्ट बीट्स का चेक है या पल्स रेट का जो चेक है, वो यहाँ पर किया जा सकता है इस डिजिटल स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो इसको आईआईटी बॉम्बे के द्वारा अभी जो है विकसित किया गया है। ठीक है, जिसका नाम है आयु सिंह। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कोविड ज्ञान वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च की है? कोविड ज्ञान वेबसाइट जो है यहाँ पर 3 यूनिट्स के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, ये एक यूनिट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा मेमोरियल सेंटर। ये 3 यूनिट हैं जिन्होंने मिलकर ये कोविड ज्ञान वेबसाइट लॉन्च किया है। अब इसमें तमाम चीजें, मतलब आपके कोविड से रिलेटेड क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या स्टेटस है अभी कोविड-19 का, कहाँ कहाँ पर मेजर हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ कहाँ पर लेबोरेटरीज हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर अभी शेयर की जाएगी पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक कॉशियसनेस के लिए, विच इज योर कोविड ज्ञान वेबसाइट। ठीक है, जो तो 3 यूनिट्स के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया, मैंने नाम लिए हैं जिन्होंने मिलकर ये कोविड ज्ञान वेबसाइट को लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पर अभी हमारा सेशन खत्म होगा, जहाँ पर हमने आज के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात की, मैंने मैप का एक क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था उसका आंसर शेयर किया, और कल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसको देखकर आपको बिल्कुल रिवर्ट करूंगी। डेली हमारी 6 बजे क्लास रहती है, तो प्लीज आप लोग इस सीरीज को डेली देखें, इसको ज्यादा से ज्यादा
फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स या जो भी आपके पहचान वाले हैं उनको भी प्रेरित करें कि वो इस सीरीज को फॉलो करें, ताकि उनका एक करंट अफेयर्स का अपडेशन जो है डेली बेसिस पे वो होता चलेगा। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।